दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सभी अध्यापक बंधुओं को जो भविष्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं, बच्चों के जीवन को संवारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका साथ हम भी दे रहे हैं विज्ञान विषय की तैयारी करवाकर। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा का क्या 4 ऑप्शन है। पहला उत्तर है दोस्तों, मान एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का। दूसरा उत्तर है, मान स्थिर रहता है और दिशा बदलती रहती है। तीसरा उत्तर है, मान बदलता है परंतु दिशा नहीं बदलती। चौथा उत्तर है दोस्तों, मान एवं दिशा दोनों नहीं बदलते। यहां जो उत्तर होगा आपका दोस्तों, उत्तर पहले के साथ चला जाएगा। मान एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। आप ग्राफ मालूम है इसका? देखो मैं शो करता हूं, ये ग्राफ होता है। इधर आई शो करता है एक्स एक्सिस में, इधर बी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आई भी जा रहा है इधर और बी भी ऊपर कम, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस, यानी दोनों बदलते हैं समय के साथ। और इधर एक्स एक्सिस में टी भी है आपका। ठीक है, दोनों आपका बदलता है समय के साथ, मान और दिशा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। मात्रक निकालना है हमको, सूत्र पता हो तो आ जाएगा। एक तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है फाई अपान ए दोस्तों। ठीक है, फाई का मात्रक वेबर, चूंकि फ्लक्स होता है, ए क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वेबर पर मीटर स्क्वायर यहाँ दिया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा फार्मूला बताते हैं आपको। एक होता है बी बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई एफ बराबर, सॉरी, एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यदि आपको बी चाहिए, बी का मात्रक चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इस बी का मात्रक चाहिए तो आई इधर आ जाएगा अपान में, और एल भी अपान में आ जाएगा। आई का मात्रक न्यूटन एम्पियर, और एल यानी लंबाई का मात्रक मीटर, और एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका सही? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा की इकाई, ये वाट किसकी इकाई होती है बताइए? 4 उत्तर हैं, तो वाट किसका है? वाट है वैद्युत शक्ति का। किसका है? वैद्युत शक्ति का। किलोवाट भी वैद्युत शक्ति का है। और किलोवाट प्रति घंटा किसका है बताइए? किलोवाट ये पावर का हो गया, प्रति घंटा यानी नीचे समय है, तो पी अपान टी किसका सूत्र होता है बताइए दोस्तों? तो ये शायद किसी का सूत्र, फिलहाल तो मुझे नहीं मालूम है, ये होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर बचेगा आपका किलोवाट घंटा, ये हमको मालूम है बड़े अच्छे ढंग से, ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत सेल स्रोत है। किसका स्रोत है? विद्युत धारा का, या विद्युत आवेश का, या इलेक्ट्रॉन का, या विद्युत ऊर्जा का? सेल जानते हैं ना आप? हाँ, ठीक है, तो ये सेल दोस्तों विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूरदर्शी जानते हैं ना, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम दूरदर्शी यानी इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। कैसे बनाया जाता है? इसमें 2 लेंस होते हैं, जिधर से देखते हैं उधर के लेंस को अभिनेत्रक लेंस,
और जिधर की वस्तु को देखते हैं उधर जो लेंस होता है उसको अभिदर्शक लेंस। दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत अभिनेत्रक लेंस की दूरी से लेंस से। ठीक है, ओके दोस्तों। तो किस प्रकार हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है आपका आंसर डी के साथ चला जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाकर। अगर हम अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी को थोड़ा कम कर दें तो आवर्धन क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, मतलब जो दूर की वस्तु है उसको हम थोड़ा और बड़ा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, कर सकता भी है और करता भी है। तभी हम लोग अपनी नेत्र के द्वारा यानी आँख के द्वारा दूर वस्तु को भी अच्छे रूप में देख लेते हैं और पास की वस्तु को भी अच्छे ढंग से देख लेते हैं। और इस गुण को, हमारे आँख की जो ये गुण होता है, इस गुण को क्या कहते हैं? आँख की समंजन क्षमता। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी के साथ उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस में प्रकाश का, लेंस जानते हैं ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, ठीक है, दो ही आपने पढ़ा होगा, या और भी इंटरमीडिएट में है ना। एक अगर पार्ट प्लेन है यानी समतल है तो समतलोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, है ना, इतने प्रकार के हम लोग पढ़ें। तो यहाँ पर जो दोस्तों लेंस में प्रकाश का क्या होता है बताइए? क्या होता है? परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है, कि एक पृष्ठ पर अपवर्तन तथा दूसरे पृष्ठ पर परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई क्रिया नहीं होती? बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा लेंस में अपवर्तन होता है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अपवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो लेंस है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, कांच का बना होता है, और जब कहीं रख देंगे तो उसके पहले एयर होगी, एयर से कांच में जाएगा तो माध्यम परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को कहते हैं अपवर्तन। परावर्तन किस में होता है दोस्तों? परावर्तन मिरर में होता है, मतलब एक तरफ चिकना हो और दूसरी तरफ क्या हो? पॉलिश्ड हो। तो ऐसी वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन होता है। दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन है, मतलब साबुन क्या है? क्षार है दोस्तों, या अम्ल है, या एस्टर है, या लवण है? बताइए दोस्तों क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यह साबुन जो होता है एक प्रकार का लवण होता है ना। ये सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत लोग कह सकते हैं, कहते होंगे कि क्षार होता है, क्षार नहीं है, आप बुक में पढ़िएगा। इसको हम लवण कहते हैं क्योंकि ये मिश्रित आयनों से बना होता है। ठीक है, इसमें पोटेशियम क्षार होता है, लेकिन जब यौगिक बनता है साबुन का तो जैसे सोडियम पामीटेट हुआ, या पोटेशियम पामीटेट, या स्टीयरेट। ठीक है, तो इस प्रकार से बनने के कारण चूंकि बहुत बड़ा सूत्र बनता है और इसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? लवण की। एक और होता है लवण की परिभाषा, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। तो अम्ल और क्षार तो इसमें भी यहीं पर होता है, पोटेशियम सोडियम क्षार का कार्य करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अम्ल इसमें पामिटिक अम्ल है ना, स्टीयरिक अम्ल है। इनकी क्रिया जब क्षार से होती है तो क्या बनता है? लवण। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है और पानी बनता है। ठीक है, साबुन भी इसी प्रकार की क्रिया से बनता है, इसीलिए साबुन क्या है? एक प्रकार का लवण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद बनता है। क्या बनता है? मुख्य उत्पाद क्या बनता है? सोडियम एसीटेट आप जानते ही होंगे क्या होता है। मैं रासायनिक सूत्र लिखता हूँ, CH3COONA। ये क्या है आपका? सोडियम एसीटेट। दोस्तों सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम दोस्तों बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम बोलते हैं।
जब इन दोनों की आपस में क्रिया होती है तो दोस्तों क्या बनता है, मुख्य रूप से आपका मेथेन बनता है CH4। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में एल्काइन छांटिए। एल्काइन छांटना है, 4 उत्तर हैं आपके पास, CH, C4H4, C5H8, C7H14 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन है एल्काइन। आपने पढ़ा होगा, एक होते हैं एल्केन, दूसरे होते हैं एल्कीन और तीसरे होते हैं कार्बनिक यौगिक एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन नंबर होते हैं उसके जस्ट दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। एल्कीन में जितने कार्बन नंबर होते हैं, कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु, उससे जस्ट दुगना हाइड्रोजन होते हैं, तो एल्कीन होते हैं। यहाँ एल्काइन का पूछता है तो एल्काइन की प्रॉपर्टी है उसमें कि जितने कार्बन के परमाणु होंगे उसके दूने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए CHH4, ये तो बराबर बराबर है। एल्काइन में क्या है कि जितने कार्बन होंगे उससे दूना करने के बाद जो जब 2 कम कर देंगे तो उतने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो जिसमें ऐसा होगा वही आपका एल्काइन होगा। 7 दूनी 14, ये आपका एल्कीन होगा। CH4 ये तो फिलहाल न दूना है और न दूने से 2 ज़्यादा है, न दूने से 2 कम है, तो ये भी नहीं होगा। और ये C5 है, 5 दूनी 10 और 10 में 2 गए 8, अर्थात बी आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका एल्काइन है और C5 है तो कार्बन के नंबर के आधार पर नाम भी रखे जाते हैं दोस्तों, तो C5 है तो यहाँ पेंटाइन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ग 2 प्रारूपी तत्व है, कौन सा है। वर्ग 2 में जो प्रारूपी तत्व हैं कौन से हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम है, या मैग्नीशियम कैल्शियम है, या बेरिलियम एल्युमिनियम है, या बेरिलियम बोरान है। तो यानी दूसरे वर्ग के तत्व हैं हमें बताना है। तो दूसरे वर्ग में बेरिलियम मैग्नीशियम भी है, दूसरे वर्ग में मैग्नीशियम कैल्शियम भी है, और एल्युमिनियम इसमें दूसरे वर्ग का नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। और बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान भी दूसरे वर्ग में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब बचे 2 आंसर। अब तो प्रारूपी तत्व कौन से होते हैं दोस्तों, आपको मालूम है, दूसरे आवर्त के, जो आवर्त सारणी होती है उसमें दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व। तो यहाँ जो कैल्शियम है ये चौथे आवर्त का तत्व है, अर्थात ये भी आपका नहीं होगा। तो कौन सा दोस्तों बचा, आप समझ गए होंगे, आंसर ए आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की क्रिया H2S से यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर एक उत्पाद प्राप्त होता है, कौन सा बताइए। H2SO4 है, या सल्फर है, या ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है। बताइए दोस्तों कौन सा उत्पाद आपको प्राप्त होता है। आपने पढ़ा होगा तभी पता। केमिस्ट्री में रासायनिक अपक्रिया आपको पढ़ना ही पड़ता है, कोई इसमें विशेष फंडा नहीं लगता है। आपको कुछ अपक्रियाएँ हैं जो आप कर लेंगे थोड़ा समझ करके, बाकी आपको याद ही करना पड़ता है, वो पढ़ते पढ़ते ही आता है। यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S की जब अपक्रिया होती है तो दोस्तों यहाँ पर अपक्रिया होने के पश्चात सल्फर बनता है, तो उत्तर आपका जो हो जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आयरन का प्रमुख स्रोत है। आयरन का, आयरन यानी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर है, पहला उत्तर है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिंकाइट और चौथा आंसर है आपका गैलेना। तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आयरन का जो प्रमुख स्रोत है वो है हेमेटाइट, अर्थात उत्तर ए के साथ चला जाएगा। बॉक्साइट किसका है, इससे एल्युमिनियम मिलता है बॉक्साइट से, जिंकाइट से जिंक मिलता है, और गैलेना लेड धातु प्राप्त होती है गैलेना से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं, यानी पेट्रोलियम किन मुख्य चीज़ों से बनता है बताइए। पहला उत्तर है दोस्तों आपका संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तीसरा है दोस्तों असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा है डी साइक्लो एल्केन।
बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर आपका सही होगा। बहुत नोट्स जरूर दोस्त बनाते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। वीडियो अगर कोई टॉपिक नहीं आता उसका वीडियो भी बन रहा है, आप 9th की क्लास का देख सकते हैं, 10th का देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। याद रखिए जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके होते हैं सारे क्वेश्चन वही नहीं आते हैं। अगर आप उन्हीं को करते हैं तो 2 4 1 2 30 में 2 3 1 2 4 5 अधिकतम 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा 25 क्वेश्चन तो आपको अलग से पढ़ने के बाद ही आएंगे और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दिमाग से छोड़ दीजिए कि जो पहले पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ लेने से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, सभी की थ्योरी पढ़ना अनिवार्य है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका पेट्रोलियम के मुख्य घटक, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मुख्य घटक होते हैं पेट्रोलियम। संतृप्त का मतलब जो बिना मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी को मिल करके जो यौगिक बनाता है। एलिफैटिक जैसे एल्केन, ये संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हैं। और एल्कीन और एल्काइन के जो यौगिक होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जो क्या बनते हैं? क्लोज्ड बांड बनाते हैं, ऐसे जैसे बेंजीन का आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपके एरोमेटिक, तो ये नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैव विकास का अंतिम स्रोत है। जैव विकास समझते हैं ना, जीवन के विकास की अंतिम कड़ी। तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर होगा। पहला आपका यहाँ उत्परिवर्तन दिया है, दूसरा एंजाइम क्रिया दिया है, तीसरा प्राकृतिक वातावरण दिया है और चौथा अलैंगिक जनन दिया है। तो बताइए दोस्तों आपका कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा। जैव विकास कई बार पढ़िए, जब आप कई बार उसको दोहराते हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेटअप हो जाता है। माइंड का प्रयोग कीजिए, दिमाग का, रटिए नहीं। रटने से चीज़ें कुछ समय तक तो याद रहती हैं, बाकी भूल जाती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कभी अपने गांव का नाम याद नहीं किए हैं, बस बोलते रहे, गांव का नाम हमेशा याद रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम नाम लेते रहते हैं और वो हमको याद हो जाती हैं, और याद जिनको हमने किया है वो सब भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि याद की हुई चीज़ को हम कई बार बोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, रिवाइज नहीं करते, इसीलिए वो भूल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों आपका उत्तर ए हो जाएगा, उत्परिवर्तन। जैव विकास की का अंतिम स्रोत, अंतिम कड़ी उत्परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीन की संरचना में परिवर्तन किस तकनीकी के कारण संभव है। कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकी है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण जीन की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ जो दोस्तों आपका उत्तर होगा सी के साथ चला जाएगा, जीनी अभियांत्रिकी। इस तकनीकी के द्वारा जीन की संरचना में परिवर्तन करना संभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में आपको, यह आपको आता ही होगा 100%। पहला उत्तर है डीएनए से, दूसरा है आपका प्रोटीन से, तीसरा डीएनए व प्रोटीन से, चौथा है आरएनए से। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो डीएनए व प्रोटीन से होता है। ठीक है, आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। कोई भी जीव है उसकी जो जीनी संरचना होगी वो क्या कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता के चलता हूँ, आंसर आपका सी सही होगा, जीनोटाइप कहलाती है। जीनी संरचना किसी भी जीव की जीनोटाइप कहलाती है। चलिए दोस्तों अंतिम पड़ाव में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एलएसडी होती है, व्हाट इज एलएसडी। एलएसडी क्या होती है। पहला उत्तर है दोस्तों आपका सामक तथा निद्राकारक दवाई होती है, ओपिएट होता है, विभ्रमक होता है या उत्तेजक होता है।
बताइए दोस्तों एलएसडी क्या होती है। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका दोस्तों वो सी के साथ चला जाएगा, विभ्रमक होती है। एलएसडी जो होती है आपकी वो विभ्रमक होती है। अब ये विभ्रमक क्या कहलाता है और एलएसडी क्या है, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि जो विभ्रमक का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं तो हमारा दिमाग अपने काबू में नहीं रहता है। हम नॉर्मल लोगों जो सोचते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग सोचते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम आसमान में उड़ रहे हों, तैर रहे हों, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इस प्रकार का एहसास ये एलएसडी लेने के बाद होता है। और एलएसडी का जो पूरा नाम है वो क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। मैं लिखे देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, या लीसर्जिक भी बोल देते हैं, लीसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड एथिलेमाइड आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो उत्तर है आपका सी सही है, वो आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। पुष्पी पादप में निषेचन होता है। पुष्पी पादप में निषेचन होता है, कैसा, कहाँ, वर्तिकाग्र में होता है या वर्तिका में होता है या अंडाशय में होता है या परागनली में। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो उत्तर है दोस्तों आपका जो सही हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। अंडाशय में पुष्पी पादप में निषेचन होता है। ऐसे पौधे जिनमें फूल निकलते हैं उनमें जो निषेचन होता है, ठीक है, नया पौधे बनने की क्षमता के लिए, वो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।